Heisenberg's uncertainty principle. According to Heisenberg, it is impossible to determine position and momentum of moving microscopic particle. माइक्रोस्कोपिक तो समझ गए ना, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक मतलब समझ गए। मैक्रोस्कोपिक मतलब अपनी दुनिया, माइक्रोस्कोपिक मतलब वो एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाली दुनिया, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली, एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली, एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली क्या मतलब है इसका, कि अगर किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को आप पकड़ने जाएंगे तो जब आप उसकी पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमाइन करेंगे तो आप मोमेंटम में खतरनाक एरर लेकर के आ जाएंगे, और अगर आपने मोमेंटम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लिया तो पोजीशन आपके हाथों से निकल चुका होगा। पोजीशन की जो एरर आएगी वो हाई, बहुत ज्यादा एरर आ जाएगी, ठीक है। एरर और अनसर्टेनिटी एक ही वर्ड है, ठीक है। अनसर्टेनिटी एंड एरर आर सेम। तो ध्यान रखना क्या, कि अगर आप पोजीशन डिटरमाइन करने गए तो मोमेंटम में एरर पाओगे, मोमेंटम पता करने गए तो पोजीशन में एरर पाओगे, ठीक। दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली नहीं पता कर सकते, और क्योंकि आप वो नहीं पता कर सकते इस वजह से आप उसकी पाथ, उसकी ट्रेजेक्टरी पता नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज यहां पर कही थी, और इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखा गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये कहलाता है एरर और अनसर्टेनिटी इन एरर, इन पोजीशन, एरर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये कहलाती है एरर इन मोमेंटम, ठीक है। तो वो हमेशा ही h अपॉन 4 पाई से बड़ा ही रहेगा। तो देखो डेल्टा x किससे बड़ा होगा, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा p, है ना। इसी चीज को अगर रीराइट किया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर देखो एग्जैक्टली अगर आपने पोजीशन डिटरमाइन करी, एग्जैक्टली अगर आपने क्या डिटरमाइन किया, पोजीशन अगर आपने एग्जैक्टली डिटरमाइन करी, इसका मतलब कोई एरर नहीं है उसमें, या हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन में एरर है वो लगभग 0 के बराबर, करेक्ट। तो अगर पोजीशन में एरर जो है वो लगभग 0 है तो मुझे बताओ मोमेंटम में कितनी एरर हो रही होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स रिलेटेड है। तो अगर ये 0 रीच कर रहा है तो ये इनफाइनाइट रीच कर रहा होगा, समझ गए। और बिल्कुल उल्टा, कि अगर डेल्टा पी 0 को रीच कर रहा है, ये चीज 0 रीच कर रही है, तो ये इनफाइनाइट जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। अब ऐसा उसने क्यों निकाला, ये कहां से आया, उसने क्या सोचा ऐसा। तुमने 10th क्लास में स्कैटरिंग का कंसेप्ट पढ़ा है। स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग और डिस्पर्शन में अंतर है, क्या होता है। स्कैटर करना और डिस्पर्शन तो हमने अभी देखा, जो इससे पहले वाली क्लासेस में देखा था। डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो स्पेक्ट्रम मिलता था, लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, हाँ फैल जाना, उसका एप्लीकेशन क्या था, याद है तुम्हें कुछ, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है वो रहता है तो क्यों दिखता है, या हमने टिंडल इफेक्ट नाम की चीज पढ़ी है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या था स्कैटरिंग ऑफ लाइट और क्यों होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई ही हमको क्यों दिखता है। तो अगर तुम्हें याद हो तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी जो पार्टिकल बीच में आ रहा है लाइट के रास्ते, जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एयर के पार्टिकल हो चाहे एटमॉस्फेयर में, है ना, एटमॉस्फेयर के ऊपर तो सारा काला काला काला, लेकिन एटमॉस्फेयर में घुसते से ही लाइट जो है वो नीला स्काई कर देता है ना।
तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो मौजूद पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर जब लाइट आ रही है, डिफरेंट वाइट लाइट आ रही है सूरज से, तो उसमें जो ऐसी बहुत सारी लाइट्स आती हैं, उसमें एक जो भी वेवलेंथ इस पार्टिकल के साइज से अगर आपकी मैच हो जाती है, मतलब ये जो वेवलेंथ है मान लो, है ना, और ये मैंने जो यहां पर बनाया है थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं मैं, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है और इसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लगभग। तो वही वेवलेंथ्स या वही लाइट बिखर जाती है, स्कैटर कर जाती है, जो इन पार्टिकल साइज के बराबर होते हैं। तो नीली ही लाइट इसलिए बिखरती है क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज से, पार्टिकल साइज से मैच कर जाते हैं और वो स्कैटर कर जाते हैं। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल साइज किससे मैच कर रहा है? वेवलेंथ से मैच कर रहा है। ठीक, क्लियर ये बात? अब किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या किसी भी चीज को अगर मुझे देखना है, आंखों से ऑब्जर्व करना है, तो जरूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ लाइट स्ट्राइक हो रही हो, और वो लाइट जो है वो क्योंकि अगर मुझे ये पेन दिख रहा है तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये पार्टिकल, कुछ लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, इस वजह से मैं उसको देख पा रहा हूं। तो अगर मुझे कोई भी चीज ऑब्जर्व करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो अपनी तरफ से लाइट दे। जब वो लाइट देगा तभी तो मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा। सही है? अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन जैसी चीज, इतनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल चीज को मुझे ऑब्जर्व करना है, छोटी सी एकदम बारीक ऑब्जर्व करना है, तो मुझे उसको ग्लो करवाना पड़ेगा, मुझे उसको कुछ लाइट्स देनी पड़ेंगी, और सारी लाइट्स जो हैं वो तभी मुझे देगा, तभी मुझे वो चीज दिखेगी जब वो कहीं ना कहीं वो पार्टिकल वो लाइट को स्कैटर कर रहा होगा। जैसे टिंडल इफेक्ट में हम क्या करते हैं, जो पानी होता है उससे जब नॉर्मल लाइट गुजरती है, नॉर्मली तो नहीं होगा, लेकिन जैसे वो कोलॉइड बन जाता है, उसके चार जो पार्टिकल साइज है वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, तो ही वो स्कैटर करता है ना। अदरवाइज हम पार्टिकल्स को कहां ऑब्जर्व कर पा रहे थे क्या? नहीं, वो तो सीधे सीधे गुजर गई थी क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा था। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अगर ऑब्जर्व करना है मुझे, तो उसको मुझे ग्लो करवाना पड़ेगा, और ग्लो करवाने के लिए मुझे वहां से कुछ ऐसी लाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको जो क्या हो, जो स्कैटर करवाए इसको। तो अब सीधी सी बात है, मुझे इतनी छोटी वेवलेंथ लेनी ही पड़ेगी जो इलेक्ट्रॉन के साइज को मैच करे। तो लैम्डा जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? लगभग साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं, और इस वजह से आप इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते। आप कैसे देखोगे उसको? ठीक है, जो एरर आएगी उसमें वो लगभग इसी के बराबर। इसका जो एरर आएगी, डेल्टा एक्स की जो एरर आनी है वो किसके बराबर आनी है? वेवलेंथ के बराबर। और वेवलेंथ जो है, इलेक्ट्रॉन का साइज कितना छोटा है, तो डेल्टा एक्स भी कितना होगा? छोटा होगा, और छोटा होगा तो मोमेंटम कितना बड़ा होगा। समझ में आई बात? ये बात है। और इस वजह से हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि आप नॉर्मल आई से, नॉर्मल तो देख नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को, अगर देखना भी है तो उसको ग्लिटर करवाना पड़ेगा, स्कैटर करवाना पड़ेगा, और स्कैटर के लिए जो आप लाइट यूज करोगे उतनी बड़ी वेवलेंथ तो है ही नहीं। समझ गए? क्लियर? तो ये चीज होती है। तो इस वजह से उसमें मोमेंटम में खतरनाक एरर आ जाती है। तो ये तो बात हो गई कि कहां से आया ये। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने ऐसा कैसे सोचा, वो हो गया बात, डिस्कशन, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब जो भी हमने यहां पर सीखा, क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा एक्स, है ना? क्या लिखा अपन ने? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसी को लिखने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो देखो, यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू वी, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी ही मोमेंटम होता है। उसका मास यहां पर जाएगा तो क्या होगा? डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये एक तरीका हो सकता है इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का। बस ध्यान रखना, यहां पर एम आ गया है। ठीक है, इसी में, ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लिखा ही हुआ है। अगर मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, टी बोले तो टाइम, क्या है?
टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 ही रहना है, कोई दिक्कत? लेकिन ये क्या चीज दर्शा रहा है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, बिल्कुल ठीक, फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू फोर्स, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, क्लियर है? हाँ, इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 ठीक। अब एफ इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क, और वर्क ही एनर्जी होता है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 तो ये भी एक तरीका है लिखने का, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, सीधा सीधा, ओके। अब देखो एक चीज नोट करके लिखना कि h अपॉन 2 को ही हम h हाइफन से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? h हाइफन। तो h अपॉन 2 को ही क्या लिखेंगे? किसी किसी किताबों में ऐसा लिखा रहता है तो घबराना मत, ठीक है, h हाइफन जो भी लिखा है उसको क्या बोलते हैं? h अपॉन 2 होता है वो। तो अगर ये जो चीज हमने लिखी है यहां पर, उसी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 है, लेकिन ये क्या चीज होती है? h अपॉन 2 तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? h अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर कहीं लिखा हो तो उसका मतलब भी यही है, ओके। पहला पॉइंट, पाथ एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लाइक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये हमने बोहर के ड्रॉबैक में भी लिखा था कि उसने पाथ बताया था और यहां पर पाथ हम नहीं पता कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो इस वजह से ये पहला पॉइंट वही है। सेकेंड पॉइंट, led to the failure of Bohr's concept of circular orbit, led to the failure of Bohr's concept of circular orbit, Bohr's concept of circular orbit. Third point, replaced the concept of orbit, concept of orbit खत्म होता है यहां पर, ठीक है, replaced the concept of orbit with the concept of, replaced the concept of orbit with the concept of orbital, orbital, यहां पर कंसेप्ट आता है ऑर्बिटल का। तो क्या हुआ कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। ऑर्बिट क्या था? एक फिक्स पाथ को बता रहा था इलेक्ट्रॉन के, जो किसके द्वारा दिया गया था? बोहर के द्वारा। लेकिन हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप पाथ और ट्रेजेक्टरी डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कहां हैं पता कर ही नहीं सकते, आप नहीं पता कर सकते उसे। तो उसने कहा कि ऑर्बिट जैसी कोई चीज नहीं होती है, अब मैं लेकर के आ रहा हूं एक नई चीज, ऑर्बिटल, ठीक है। और ऑर्बिटल क्या है लिखेंगे? ऑर्बिटल इज द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर टर्म आता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। Orbital is the region or space around the nucleus where probability of finding electron is considerably high, ठीक है, बहुत ज्यादा, is considerably high, लगभग 90 से 95, 90 to 95% प्रोबेबिलिटी जहां होगी। तो एग्जैक्ट पोजीशन अगर आप नहीं पता कर सकते, लेकिन आप अनुमान तो लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन शायद यहां रहा होगा, शायद यहां रहा होगा। तो वो सारी प्रोबेबल जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उन सारी प्रोबेबल जगहों को जब मैं एक साथ देखूंगा तो वो कहलाता है ऑर्बिटल, ठीक है। तो दैट इज ऑर्बिटल। जैसे कि अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो हमारा जो न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? बोहर के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर, और ये क्या था? ऑर्बिट था, ये ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन जो हाइजेनबर्ग है उसने कहा कि ऑर्बिटल लेकर के आ रहा हूं मैं यहां पर, तो वो क्या है? वो सारी प्रोबेबल जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है न्यूक्लियस के अराउंड,
जहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, तो पूरे यहां पर न्यूक्लियस के चारों ओर यहां पर वो सारी प्रोबेबल जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो उसने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटी लगा करके उसने एक जगह निकाली। उसने कहा कि ये जो जगह 3 डायमेंशनल है, जबकि ये एक 2 डायमेंशनल चीज है, ठीक है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है, पूरे स्फेरिकली उसने बताया कि ये, खैर स्फेरिकली तो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए होता है, मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि न्यूक्लियस इज अ स्पेस अराउंड ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स की जो मिलने की संभावना है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये वो स्पेस है, इट इज अ रीजन जहां पर, इसके बाहर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नहीं है, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑर्बिटल। क्या बात क्लियर हुई? ऑर्बिटल क्या है? क्या है ऑर्बिटल? दैट स्पेस और रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाई या मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर। ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 4। एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि अनसर्टेनिटी और एरर इज मीनिंगलेस और इनसिग्निफिकेंट फॉर लार्ज पार्टिकल्स। एरर और अनसर्टेनिटी is meaningless और insignificant for large particles, ठीक है। और इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो मैंने बोला, ये जो फॉर्मूला था, इसमें मास जितना बड़ा होगा एरर उतनी ही कम होगी, समझ गए? तो ये चीज है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है और बाकी 3 क्वेश्चन है जो तुम लोग अभी जो अपन ने जो तुम्हारी शीट में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देख लो। बी, अनसर्टेनिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितनी रहेगी? h/4πm, तो ये 2 रहेगा, है ना। और बोर रेडियस 1, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 4, डी ब्रोगली वेवलेंथ 3, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, वेवलेंथ निकालना है, सिंपल एज दैट, h/mv से निकल जाएगा। कितना आएगा? b, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा v निकालना है अपन को, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 1000 एंगस्ट्रॉम। मतलब अपन को डेल्टा x दिया गया है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा x दिया गया है, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v निकालना है हमको। इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होगा यहां पर, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, ठीक है। ध्यान रखना, वेलोसिटी है तो m यूज होगा, अगर मोमेंटम होता तो फिर हम m यूज नहीं करते यहां, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, तो अपन को ये दिया गया है, ये हमको पता है, ये सब पता है, हमको ये निकालना है, ठीक है। निकाल लोगे? आंसर इसका ए आएगा, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट? कहां तक पहुंच गए आज अपन? हाइजेनबर्ग अपन ने कर लिया, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लेकर के आ गए हम, ऑर्बिटल यहां इंट्रोड्यूस हो चुका है।